जब भी कोई चेक बाउंस केस होता है सीधे सीधे जाकर के क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया जाता है। सबसे पहले आपको सजेशन दिया जाएगा कि एक सेटलमेंट बना लीजिए ताकि आपस की रजामंदी से ये मैटर निपट जाए और 2 साल तक की एनआई एक्ट में जो पनिशमेंट डाला गया है और इसी के साथ चेक का जो अमाउंट है डबल दी अमाउंट फाइन के रूप में आपको भरना पड़ता है ताकि इस चीज से आप बच जाओ। लेकिन हाल ही में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1 मई 2024 एक ऐसा जजमेंट पास किया है। इस जजमेंट को आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है, नहीं तो ये जजमेंट आपका लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कुछ व्याख्या यहाँ पर दे रहे हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है फुल पेमेंट कर देने के बाद भी आपके नाम पर जो केस चल रहा है 138 एनआई एक्ट में उसको खारिज नहीं किया जाएगा, क्लोज नहीं किया जाएगा। यस, सिर्फ यही नहीं, एक्यूज्ड को बेल मिलते मिलते 1 साल से ऊपर हो गया है। हालांकि 138 एक बेलेबल ऑफेंस है। इस केस में एक्यूज्ड 1 साल से ज्यादा जेल के अंदर बिता करके जमानत पर बाहर आ रहे हैं। यहीं पर वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा चीज आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि आप इस चक्कर में मत फंसो। प्लस कुछ साल पहले एक ऐसा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेक बाउंस केस के लिए पास किया गया था ना, उसको खारिज करके कुछ नया बड़ा बदलाव इस केस में किया गया है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कौन सा इसका बैकग्राउंड है। पर उससे पहले हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया। सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आपको बताती हूँ। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको कानूनी जागरूकता चाहिए और पसंद है। तो केस का नाम है राज रेड्डी कलेम वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, फैक्ट्स ऑफ द केस। इस पर्टिकुलर केस में कुछ मशीन खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट किया गया था। अब उस एडवांस पेमेंट को चुकाने के लिए, क्योंकि मशीन का डिलीवरी नहीं हो पाया था, इसीलिए एडवांस पेमेंट को वापस किया जाना था और उसके लिए ही कुछ चेक इशू किया गया था और बाद में जा करके वो चेक बैंक में बाउंस हो जाता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण। फिर यहाँ पर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर एक चेक बाउंस केस किया जाता है। मैजिस्ट्रेट साहब के पास एक कंप्लेंट दर्ज किया जाता है सीआरपीसी के अंदर। फिर उसके हिसाब से एक एफआईआर दर्ज किया जाता है और एफआईआर होने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल चलता है। फिर ट्रायल जज ऑर्डर पास करते हैं, एक्यूज्ड को जेल दिया जाए 2 साल तक की, 2 साल का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है यानी कि सश्रम कारादंड, और इसी के साथ पूरा पैसा को चुकाने की ऑर्डर दिया जाता है। जरा देखिए एफआईआर पर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के साथ ही साथ 420, 120 बी एंड 406 आईपीसी को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी कि चीटिंग को भी डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है पता है, केस और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है अगर चेक बाउंस केस होता है तो। जेल की सजा सुनाने की तुरंत बाद एक्यूज्ड पहुंच जाते हैं एडिशनल सेशंस जज के पास। एडिशनल सेशन जज के पास जा करके उनको सजेस्ट किया जाता है सेटलमेंट कर लीजिए, यहीं पर मैटर को रफा दफा कर लीजिए। और आउटकम में ये निकल करके आता है, हाँ जी चलिए हम लोग आपस में म्यूचुअल कर लेते हैं, मैटर को खत्म कर देते हैं। तो दोनों पार्टी सेटलमेंट के लिए राजी हो जाते हैं लोक अदालत के सामने। फिर इसके बाद दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट डीड साइन किया जाता है। कंडीशन में क्या लिखा जाता है देखिए, इस पैसा को चुकाना पड़ेगा 16 महीने के अंदर अंदर। जिस दिन पैसा का पूरा पेमेंट हो जाएगा उसी वक्त ये सोच लिया जाएगा कि जो सारा केसेस किया गया है वो कंपाउंड हो चुका है या फिर क्वाश हो चुका है। पर ऐसा होता नहीं है, एक ट्विस्ट आ जाता है, अभियुक्त पैसा को निर्धारित समय के अंदर चुका नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो शर्त एग्रीमेंट पर रखा गया था वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसका पालना नहीं हो पाता है। टोटल अमाउंट था 1,55,00,000 रुपए, इसमें से सिर्फ 20 लाख रुपीस बाकी था चुकाने में। एक्यूज्ड डिफरेंट कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे ताकि उनको कुछ ज्यादा समय दिया जाए इस पैसा को चुकाने में। यहीं पर जरा ध्यान दीजिएगा, कंप्लेनेंट पार्टी भी राजी हुए थे कि हम लोग इस चार्जेस को ड्रॉप कर देंगे अगर पैसा का फुल पेमेंट हो जाता है तो ये 20 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग हो जाता है। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, इस चीज में कोई भी गलती मत कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट मैटर को देखते ही बोले कि आपको डायरेक्ट किया जाता है फुल पैसा को चुका दीजिए। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि 20 लाख नहीं 30 लाख चाहिए, क्योंकि 8 साल देरी हुआ है, इसके हिसाब से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में आपको पे करना है। पूरा पैसा पेमेंट हो जाता है और यहीं पर क्या होता है पता है, कंप्लेनेंट पार्टी
जो शर्त में डिसाइड हुआ था कि जिस वक्त पैसा का पेमेंट हो जाएगा उस वक्त केस को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन कंप्लेनेंट पार्टी मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग केस को क्लोज नहीं करना चाहते। जरा देखिए ये कैसी विडंबना है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने केस में दिया हुआ गाइडलाइन को खारिज करते हैं। ये कंचन मेहता केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर कर दिए थे बहुत पहले कि अगर फुल पेमेंट इंटरेस्ट के साथ चुकाया गया है वहां पर केस को क्लोज कर दिया जाएगा। कोई सम्मति चाहिए नहीं होता है। इस गाइडलाइन को बोलते हैं नॉट अ गुड लॉ, यानी कि बैड एट लॉ। मतलब इसको हम लोग एक अच्छा कानून नहीं मानते हैं। वो इंसान 1 साल से ऊपर हो गया है जेल में सड़े, फिर पैसा वो चुकाए, उसके बावजूद भी केस को क्लोज नहीं किया जाएगा। तगड़ी बहस छिड़ गई सुप्रीम कोर्ट में। एनआई एक्ट के तमाम और केसेस कोर्ट के सामने पेश किया गया। कंप्लेनेंट पार्टी इस बात पर अड़े हुए थे, पैसा ना चुकाना ही 420 करना ही इनका उद्देश्य पहले से ही था। यहीं पर कोर्ट आगे आए और बोले कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं था। कोर्ट व्याख्या किए कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नेचर है क्षतिपूर्ति का, किसी को पनिशमेंट दिलाना नहीं। और यही है सबसे बड़ा बदलाव और नया कानून। अटेंशन प्लीज। नंबर 1, ये केस प्योरली सिविल इन नेचर है। जो ट्रांजैक्शन दोनों पार्टी के बीच में हो रहा था ये एब्सोल्युटली सिविल नेचर का है। नंबर 2, जहां पर ये देखा जाएगा कि पूरा पैसा का पेमेंट हो चुका है प्लस इंटरेस्ट भी दिया जा चुका है, वहां पर केस को क्लोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पहले से ही कोई चीटिंग करने का इंटेंशन नहीं था अभियुक्त के मन में। हम लोग आर्टिकल 142, ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हुए ये केस को क्लोज कर देते हैं। कंप्लीट न्याय करने के लिए इस केस पर यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते। तो समझ में आ रहा है आपको? सो जस्ट अ सजेशन, समरी में आपको क्या कहना है। नंबर 1, केस सिविल नेचर का है, इसको एम्फसाइज करके कोर्ट को बताइए। नंबर 2, प्रूफ कीजिए कि इंटेंशन मौजूद पहले से नहीं था इनके साथ फ्रॉड करने का या फिर चीटिंग करने का, 420 करने का। नंबर 3, एग्रीमेंट पर क्लियर शब्द में लिखाइए कि केस को क्वाश ही माना जाएगा, क्योंकि कॉम्पाउंड पर क्या होता है पता है? कॉम्पाउंड करना मतलब ऑपोजिट पार्टी का सम्मति यानी कि कॉन्सेंट मैंडेटरी हो जाता है। कॉम्पाउंड करना और क्वाश करना, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर को समझिए। कॉम्पाउंड में ऑपोजिट पार्टी का सम्मति चाहिए होता है, पर क्वाशिंग कोर्ट करता है। ये कोर्ट का पावर है। कॉम्पाउंड पर जाओगे और वो जब तक सम्मति नहीं देगा तो कॉम्पाउंड नहीं हो पाएगा। यहीं पर एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। सेक्शन 147 एनआई एक्ट पर कहीं भी लिखा नहीं गया है कि कॉम्पाउंड किस तरीके से करना है चेक बाउंस केस को। तो पार्लियामेंट पर जो बैठे हुए हैं, अगर वो लोग सही से ये कानून बनाते तो फिर ये बता देते कि किस तरीके से कॉम्पाउंड करना है, जिस तरीके से 320 सीआरपीसी में बताया गया है। नंबर 4, आखिर में सुप्रीम कोर्ट बोले कि कोई भी कोर्ट कंप्लेनेंट पार्टी को कंपाउंड करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता है। और फाइनली इमीडिएटली इनको रिहा किया जाए और सारा का सारा जो मैटर चल रहा है इसको क्लोज करने का आदेश पास कर देते हैं। नंबर 5, जरा अर्ली स्टेज में कॉम्प्रोमाइज करने में फोकस कीजिए। बाय बाय।